हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में बाय द वे ऑफ सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल के द्वारा जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन्हें स्पेसिफाई किया जाता है और जो कानून बनाने की पावर है उसे डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। लिस्ट 1, जिसे यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, उसमें उन मैटर्स को बताया गया है जहाँ पर जो सेंटर है उसके पास में पावर है लॉ बनाने की। एग्जाम्पल के लिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, ये वो मैटर्स हैं जहाँ पर जो सेंटर है वो लॉ बनाती है। लिस्ट 2, जिसे स्टेट लिस्ट भी कहा जाता है, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं जहाँ पर जो स्टेट है उसे पावर दी गई है लॉ बनाने की। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और सैनिटेशन, ये वो मैटर्स हैं जहाँ पर जो स्टेट है वो लॉ बनाती है। लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जिसे कॉन्करेंट लिस्ट भी कहा जाता है, इसमें वो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं जहाँ पर जो सेंटर है और जो स्टेट है दोनों को पावर दी गई है लॉ बनाने की। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये वो मैटर्स हैं जहाँ पर जो सेंटर है और जो स्टेट है दोनों ही लॉ बना सकते हैं। सेंटर और स्टेट के जो भी स्फीयर्स हैं जहाँ पर उन्हें काम करना होगा उसे अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है 7th शेड्यूल में। पर यहाँ पर कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जब सेंटर या फिर स्टेट एक दूसरे की पावर के ऊपर एनक्रोच करते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए इंडिया के कोर्ट्स के द्वारा कुछ डॉक्ट्राइन्स को इवॉल्व किया गया है। उन्हीं में से एक डॉक्ट्राइन है द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ का मतलब होता है एसेंस ऑफ समथिंग और सब्सटेंस का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। काफ़ी सारे लोगों का यही मानना है कि जो डॉक्ट्राइन है पिथ एंड सब्सटेंस, ये कनाडा से ही ओरिजिनेट हुआ है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एक केस में जिसका नाम था कशिंग वर्सेस डुपय। ये केस 1880 का है। समय के साथ साथ जो डॉक्ट्राइन है वो धीरे धीरे इंडिया आया, जिसे फर्मली सपोर्ट किया गया आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और 7th शेड्यूल के द्वारा। इंडिया में ये काफ़ी अच्छी तरह से इवॉल्व हुआ और इंडिया में कितने ही सारे जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं वो इसी डॉक्ट्राइन के बेसिस पे दिए गए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है क्या। इस डॉक्ट्राइन के द्वारा ये बताया जाता है कि अपने अपने स्फीयर में जो स्टेट है और जो यूनियन है वो सुप्रीम है और उन्हें एक दूसरे के स्फीयर्स में एनक्रोच करने का अधिकार नहीं है। जो सीमाएं सेंटर और स्टेट के लिए तय की गई हैं, सेंटर और स्टेट को उन्हीं सीमाओं में रहकर काम करना होगा। पर अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब स्टेट या फिर सेंटर के द्वारा एक या दूसरे के अधिकार के ऊपर एनक्रोचमेंट किया जाता है, तो ऐसे समय पर कोर्ट के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया जाता है। अगर जो ट्रू ऑब्जेक्ट है लेजिस्लेशन का वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिस लेजिस्लेचर के द्वारा इसे इनेक्ट किया गया है उसके कॉम्पिटेंस में फॉल करता है, तब ऐसे लेजिस्लेशन को इंट्रावायस माना जाएगा। फिर भले ही वो इंसिडेंशियली एनक्रोच करे ऐसे मैटर पे जो कि लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस का नहीं है। प्रिवी काउंसिल के द्वारा जो डॉक्ट्राइन है पिथ एंड सब्सटेंस का उसे अप्लाई किया गया था प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलना के केस में। इस केस में द बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट ऑफ 1946 को इनेक्ट किया गया था स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और फिर इसे चैलेंज किया गया था इस बात को लेकर कि यहाँ पर ये जो एक्ट है ये डील करता है प्रॉमिसरी नोट्स से और जो प्रॉमिसरी नोट्स है वो एक सेंट्रल का सब्जेक्ट है। इस केस में प्रिवी काउंसिल के द्वारा जो वैलिडिटी है इस एक्ट की उसे रखा गया था। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जो बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट है वो डील करता है मनी लैंडर्स और मनी लैंडिंग से, और मनी लैंडर्स और मनी लैंडिंग एक स्टेट का सब्जेक्ट है। इसके बाद भले ही से वो इंसिडेंशियली प्रॉमिसरी नोट के बारे में भी बात कर रहा है जो कि एक सेंट्रल का सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है उसे अप्लाई किया गया था और ये बताया गया था कि ये जो एक्ट है ये वैलिड है। कहने का मतलब ये है कि पिथ एंड सब्सटेंस एक ऐसा डॉक्ट्रीन है जिसे तब अप्लाई किया जाता है जब स्टेट या फिर यूनियन के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है
ऐसा लॉ जो कि वो अपने स्फीयर में रहकर ही बनाते हैं, अपनी सीमाओं को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, पर किसी कारणवश वो किसी ऐसे सब्जेक्ट को भी कवर कर लेता है जो कि किसी दूसरे की सीमा का हिस्सा है। पर फिर यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया जाता है और लॉ को वैलिड बताया जाता है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है उसे चैलेंज किया गया था कि ये एनक्रोच करता है इस सब्जेक्ट पे जो कि है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर, और ये जो सब्जेक्ट है ये एक सेंट्रल का सब्जेक्ट है। कोर्ट के द्वारा यहाँ पर पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया गया था और इस एक्ट को वैलिड बताया गया था, ऑल्दो यहाँ पर स्टेट के द्वारा इंसिडेंशियली जो सेंट्रल का सब्जेक्ट है उसे एनक्रोच किया गया था। व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस? जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है वो ये बताता है कि ऐसे कानून जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो स्टेट के बाहर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी होंगे जब यहाँ पर सफिशिएंट नेक्सस है स्टेट के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। ऐसे कानून को सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के पास में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो या फिर जब यहाँ पर टेरिटोरियल नेक्सस हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट के बीच में और जो स्टेट है जिसने लॉ बनाया है उसके बीच में। डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ये कहता है कि अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ में ही नहीं रखा जाता है, पर अगर कोई सफिशिएंट टेरिटोरियल कनेक्शन होता है तो ये जो लॉ है ये वहाँ तक भी एक्सटेंड हो सकता है। स्टेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, ना सिर्फ तब जब वो उस स्टेट के टेरिटरी का हिस्सा हो, पर यह तब भी लगाया जा सकता है जब यहाँ पर उसका उस टेरिटरी के साथ में कोई कनेक्शन हो। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये जो डॉक्ट्रिन है ये तभी अप्लाई किया जाता है जब जो सब्जेक्ट मैटर है लिस्ट 1 के जो कि बताई गई है 7th शेड्यूल में वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं उन मैटर्स के साथ में जो बताए गए हैं लिस्ट 2 में। इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट करने का रीज़न ये है कि इस डॉक्ट्रिन के बिना हर वो कानून इनवैलिड हो जाएगा जो कि थोड़ा भी एनक्रोच करता है ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे जो कि उस लेजिस्लेचर का ना हो जिसने उसे इनेक्ट किया है। इस डॉक्ट्रिन के द्वारा एग्जामिन किया जाता है ट्रू नेचर को और सब्सटेंस को लेजिस्लेशन के, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये किस लिस्ट को बिलोंग करता है। ये इस बात को भी कंसिडरेशन में लेता है कि क्या जो स्टेट है उसके पास में पावर है कि वो ऐसा कानून बना सकती है जो कि एनक्रोच करे सब्जेक्ट मैटर पे जो कि किसी अन्य लिस्ट का हो। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डॉक्ट्रिन को सबसे पहले अप्लाई किया गया था FN बलसारा के केस में। जो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की है क्योंकि इस डॉक्ट्रिन के एब्सेंस में हर वो कानून इनवैलिड हो जाता जो कि इंसिडेंशियली एनक्रोच करता है दूसरे के स्फीयर में। कॉम्पिटेंसी के केसेस में अप्लाई होने के अलावा ये जो डॉक्ट्रिन है ये उन केसेस में भी अप्लाई किया जाता है जो कि रिलेटेड होते हैं आर्टिकल 254 से, डील करते हैं उन इनकम्पिटेंसी से जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड लॉज में होती है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज में होती है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये स्टेट और सेंटर के बीच में जो इनकन्सिस्टेंसी है इसे रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।